हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, जिसको हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। ये उपसहसंयोजी बंध क्या होता है? तो ऐसा बॉन्ड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। तो अट्रैक्शन फोर्स होता है कोई भी बॉन्ड, और जिसका नेचर क्या होता है कि स्प्रिंग के जैसे होता है, जो दूर के समूह को, एटम को या आयंस को एक दूसरे के करीब लाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है? तो उसके रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी। तो कोई भी ग्रुप क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। कोई भी आयन स्टेबल होने चाहते हैं, कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए क्या करता है? वो केमिकल रिएक्शन करता है और कोई ना कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? जो ग्रुप होते हैं जैसे कि अमोनिया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इस तरह के ग्रुप्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आधारित होता है। यहाँ पे एक ग्रुप डोनर के रूप में काम करेगा, तो एक ग्रुप क्या करेगा? एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। लेकिन किसका डोनर? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 1s2, 2s2, 2p3। अब मैं यहाँ पे इस तरह से 1 2 1 2 3 लिख रहा हूँ। अब ये जो 2s2 है, क्या इसको हम अनपेयर्ड कर सकते हैं, अयुग्मित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेकंड सेल में s और p होता है, और ऐसा कोई बॉक्स हमारे पास या ऑर्बिटल नहीं है जो पूरी तरह से खाली हो। सब में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड नहीं कर सकते। जब नहीं कर पाएंगे तो ये हमेशा पेयर फॉर्म में रहेगा, और इसी पेयर इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कभी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे NH3 अमोनिया जिसको हम कहते हैं, इसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। लेकिन इसको देगा क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तब इसको आसानी से डोनेट कर सकता है। जब आसानी से डोनेट करेगा यानी कि ये इलेक्ट्रॉन BF3 की तरफ मूव होंगे, तो बोरॉन इसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है? लो रहती है। ठीक है। तो NH3 के नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, जबकि BF3 के बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी। तो लो क्यों हो जाएगी यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा? बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बोरॉन पे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आसानी से खींच करके अपने अंदर रख लेता है। तो NH3 जो होगा वो डोनर के रूप में काम करेगा, और BF3 एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। और इस तरह से जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेंगे, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसको कि हम एक एरो के साइन से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये क्यों बनता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सेंट्रल एटम। पहला मैंने क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सेंट्रल एटम। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास दो समूह हैं, दोनों के केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, और दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बहुत का अंतर होना चाहिए, फ़र्क रहना चाहिए। सेकेंड मैंने लिखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप के सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होनी चाहिए। तो पहली बात क्या हो गई कि दोनों ग्रुप के सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बहुत फ़र्क होना चाहिए, और सेकेंड दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप के सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होना चाहिए।
ताकि वो दूसरे को डोनेट कर सकें। तो ये दो कंडीशन की वजह से क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, उपसहसहजीवी बंध बनते हैं। लेकिन इस तरह से बॉन्ड अगर बनता है तब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि अध्रुवीय विलायक जिसमें प्लस माइनस नहीं पाया जाता, तो उस तरह के विलायक में ये सॉल्युबल होते हैं। सेकेंड डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक्सिस पे यानी एक्स वाई जेड एक्सिस पे ही एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए जो बॉन्ड बनते हैं जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड। और थर्ड मैंने लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है K4FeCN6 मतलब हेक्सासायनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होते हैं। अब फोर्थ मैंने लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, मतलब आसानी से ये मेल्ट हो सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है और लिक्विड में आने के बाद आसानी से वो बॉयल हो सकता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसकी कम होती है। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आप लोग नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सारी जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही मुख्य बिंदु हैं केमिस्ट्री के। तो इस पर आप लोग वर्क कीजिए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स समझ में आ सकें। लेकिन वीडियो को जब भी आप लोग वॉच करते हैं वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, साथ में शेयर भी करना है ताकि मेरे सारे वीडियोस आप लोगों के पास बिल्कुल समय पर उपलब्ध हो सकें, मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आप लोग को मिल सकें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।